हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हम जो 18 नवंबर को, आज 18 नवंबर है और आज जो है हम करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस शिफ्ट 1 का जो है करने वाले हैं। तो ये 100% एक्यूरेट जो है एथेंटिक एनालिसिस, ठीक ना। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक ना दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आया वो था कि भारत के लिए एशियाई खेलों में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं, ठीक ना। ऐसा आया प्रश्न कि भारत के लिए एशियाई खेलों में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो किसने जीते दोस्तों, वो जीते हैं पीटी ऊषा ने, ठीक ना। किसने, पीटी ऊषा ने। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो स्वीडनी उपनाम है, ठीक ना, क्या उपनाम इनको, क्या पीटी ऊषा का नाम है उड़न परी, ठीक ना। क्या है, उड़न परी, उड़न परी, ठीक ना दोस्तों। और ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और देख लीजिए इससे फैक्ट जो है, पीटी ऊषा एशियाई खेलों के एशियन गेम्स में कुल 11 पदक जीतकर भारत की सबसे अधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं, ठीक है। और उनकी पदक सूची में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक शामिल हैं, ठीक। इस एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 107 पदक जीते हैं, ठीक। और जो हांगजो 2023 में हुए खेलों में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इस बार भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते थे। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया कि ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम को किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में लागू किया गया है, ठीक। ऑप्शन था टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा हो, ठीक ना, कान्हा टाइगर रिजर्व प्रदेश, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ये मध्य यानी मध्य प्रदेश है, ठीक ना दोस्तों। यानी जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में। इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर इसका बीच करेक्ट आंसर है, ठीक ना। यहाँ पर ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। और देखिए ट्रेल गार्ड एआई जो है प्रणाली को मुख्य रूप से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लागू किया गया है, ठीक ना। सिमलीपाल का है उड़ीसा में, ठीक ना। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बैंक उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। और देखिए इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 1979 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला है। 2009 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दी है, ठीक ना। 2009 में ये यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी दूसरे सबसे सफल टीम कौन सी। एक चीज़ याद रहेगी कि तो किस चीज़ से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित है। ऐसा भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो आप लोग इसका याद रखिएगा। और रही बात कि प्रश्न जो है वो कह रहा है दूसरी सबसे सफल टीम कौन है, और ये रणजी जो ट्रॉफी है वो कहाँ होती है, ये अधिकतर ये भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके बीच होती है, ठीक ना। भारत के अंदर होने वाली घरेलू ट्रॉफी, घरेलू क्रिकेट है, ठीक ना, उसकी ट्रॉफी है। और इसका एक बार जो है बाहर मैच जो यानी सऊदी अरब में हुआ था, इसका मैच एक बार केवल से कुछ दिक्कतों की वजह से बाहर किया गया था। और इसका जो सही उत्तर क्या लिखा, रणजी ट्रॉफी में दूसरी सबसे सफल टीम कौन सी, ये कर्नाटक थी, ठीक है। कौन सी, कर्नाटक है। अब देखिए, और इसकी जो पहली है वो कौन है, सौराष्ट्र को तो गुजरात कहते हैं, यानी महाराष्ट्र है, ठीक ना। इसकी जो सबसे ज़्यादा जो जीता है वो महाराष्ट्र ने जीता, ठीक है। और देखिए कि रणजी ट्रॉफी में दूसरी सबसे सफल टीम कौन है, कर्नाटक, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है। मुंबई में 42 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम कौन है, मुंबई है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। जबकि दिल्ली जो 7 खिताबों के तीसरे स्थान पर कौन है, दिल्ली है, ठीक ना। यानी पहले पर कौन है, महाराष्ट्र, फिर कौन है, कर्नाटक है, फिर कौन है, दिल्ली है, ठीक ना। कर्नाटक किसने खिताब जीते,
8 खिताब जीते। सबसे सफल टीम कौन है? मुंबई है, ठीक ना। तीसरे स्थान पर कौन है? दिल्ली। दिल्ली है 7 खिताब जीते हुए। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 2027 में पुरुषों के वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा महाद्वीप करेगा, ठीक ना। तो आपके सामने ऑप्शन हुए थे कि एशिया है, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या लिखा दोस्तों? इसका जो है वो कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा अफ्रीका, ठीक ना। कौन करेगा? अफ्रीका जो है इसका होस्ट करेगा, ठीक। और देखिए आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 का मेज़बान अफ्रीका महाद्वीप होगा, ठीक ना, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और संयुक्त नामीबिया और संयुक्त रूप से मेज़बानी करेंगे। जिसमें से क्या है, अधिक मैच जो दक्षिण अफ्रीका, ये सबसे 44 मैच होंगे। 10 मैच जिम्बाब्वे, जिसकी जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे। और देखिए जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो कौन सी? हरारे है, ठीक ना। क्या राजधानी क्या है? हरारे है। और नमीबिया क्या है? बिंड हाक है, ठीक। बिंड हाक है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों इसको भी। और क्या, अक्टूबर नवंबर 2031 में पुरुषों क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा, ठीक ना। पहला संस्करण 1975 में हुआ था। ये कौन है? पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, ठीक ना। और प्रथम विजेता कौन है? जो प्रथम विजेता था वो जो पहली बार हुआ था वेस्ट इंडीज है, ठीक ना। अगर बात करें भारत की, तो भारत ने पहली बार विश्व कप जो है वनडे विश्व कप कब जीता था? तो ये जीता था 1983 ईस्वी में, ठीक ना। जब कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, ठीक ना। कपिल देव जिसके कप्तान हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में वाइड बॉल बल्लेबाज को टीम में कितने रन मिलते हैं, ठीक ना। क्रिकेट में वाइड बॉल पर बल्लेबाज टीम को कितने रन मिलते हैं दोस्तों? तो कितने मिलते हैं दोस्तों? 1 रन, ठीक ना। 1 रन मिलते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि जब वाइड बॉल हो और गेंद जो बाउंड्री को, मतलब बाउंड्री के पास यानी सीमा रेखा पर, यानी बाउंड्री छू ले, जो बाउंड्री के पार हो जाए, बाउंड्री टच कर ले या टच के उस पार हो जाए, तब उसे 5 रन मिलते हैं। क्योंकि एक तो वाइड के हो गए और 4 रन जो बाउंड्री पर छुआ, यानी बैट से टच हो या ना हो, हिट करे ना करे, अगर वो बाउंड्री टच करती है तो फिर उसे 5 रन मिलेंगे, ठीक ना। तो केवल क्योंकि वाइड के लिए पूछा है तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अगर फ्री हिट की बात करें तो जब फ्री हिट में क्या होता है, अब क्या होता है कि एक बॉल जो है उसको फ्री मिलती है, ठीक ना। एक बॉल जो है फ्री मिलती है। देखिए क्रिकेट वाइड बॉल पर बल्लेबाज टीम को 1 रन मिलता है। इसके अलावा वाइड बॉल के बाद गेंदबाज की एक अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सरकार द्वारा ऋण की अदायगी किस व्यय की भाग है? तो राजस्व का है कि पूंजी व्यय का है कि योजनागत व्यय का है कि गैर योजनागत व्यय का है, ठीक व्यय का है, ठीक ना। तो अब देखिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि सरकार द्वारा ऋण की अदायगी पूंजीगत व्यय का पूंजीगत व्यय का भाग है, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक ना। इसका बी हो जाएगा, भाग है। क्योंकि ये सरकार की देनदारी को कम करता है। हालांकि ऋण पर किए जाने वाला ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा है, क्योंकि यह किसी नई संपत्ति का निर्माण नहीं करता और ना ही देनदारी को कम करता है। अधिक पूंजीगत व्यय, यह ऋण की मूल राशि का भुगतान होता है। यह सरकार की देनदारी में बकाया राशि ऋण का राशि को कम करता है, ठीक। और क्या है, इसे स्थायी संपत्तियों के निर्माण में अधिग्रहण से जोड़ा जाता है, जिससे कि मशीनरी या भवन जिसके मूल रूप से ऋण से भाग लिया गया था, ठीक है। राजस्व व्यय, यह ऋण पर किए जाने वाला ब्याज भुगतान है। यह सरकार के दिन प्रतिदिन संचालन के लिए किया जाता है। यह संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, यह देनदारी को कम नहीं करता है, ठीक ना। ऐसा है। और देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनपी बदलने के लिए उसे क्या घटाया जाता है? तो क्या किया जाता है? मूल्यह्रास को घटाया जाता है, ठीक ना। तो इसका आप लोग जो है सूत्र याद रखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए सूत्र बन अगर पहले देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनपी बदलने के लिए उसमें मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। मूल्यह्रास पूंजीगत स्टॉक की खपत भी कहते हैं, जो समय के साथ अस्थायी संपत्तियों के मूल्य भी कमी को दर्शाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का एनएनपी बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी माइनस मूल्यह्रास।
और क्या होता है, इसका अर्थ क्या, मूल्यह्रास वह लागत है जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान घिसाव, टूट फूट या अप्रचलन के कारण पूंजीगत संपत्तियों पर आती है। इसे जीएनपी से घटाने पर हमें शुद्ध उत्पाद प्राप्त होता है जो उत्पादन क्षमता, वास्तविक और टिकाऊ स्तर को दर्शाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों जो आया वो ऐसा था कि तमिलनाडु के किस नृत्य में महिलाएं व्रत बनाकर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं, जिसे त्योहार, फसल और मौसम और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों वो कौन था, कुम्मी है। ठीक ना, कौन है, इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, कुम्मी है। ठीक, देखिए तमिलनाडु कुम्मी नृत्य है वह है जिसमें महिलाएं एक घेरा बनाकर ताली बजाते हुए नृत्य करती है, जो त्योहारों, फसल के मौसम और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। नृत्य शैली क्या है, यह नृत्य वाद्य यंत्रों की जगह पर ताली की लय पर आधारित होता है। ठीक ना, संस्कृत क्या है, संस्कृत महत्व क्या है इसका दोस्तों, तो ये है तमिलनाडु के सबसे पुराने लोक नृत्यों में से एक है और पोंगल जैसे फसल उत्सव और नवरात्रि जैसे धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। कौशल क्या है, नृत्य में सरल हरकतें होती हैं जो हाथ के इशारों से कटाई और बुआई जैसी प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आया था वो था कि जनवरी 2025 में अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये वी नारायणन को नियुक्त किया गया। ठीक ना, इसके पहले कौन थे, इसके पहले एम एस सोमनाथन थे। ठीक ना, एम एस सोमनाथन थे। और इसकी जो इसरो की स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक ना, किसने की थी, विक्रम साराभाई ने की थी। और दोस्तों स्थापना उन्होंने कब की है, ये हुई 15 अगस्त 1969 को। ठीक ना, 1969 को हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये था, देखिए बार बार जो अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो उससे संबंधित कुछ अध्यक्षों के नाम है। ठीक ना, ठीक ना, कुछ अध्यक्ष हैं तो उनको हम देख लेते हैं ताकि क्योंकि बार बार अभी पीछे आया था चुनाव आयुक्त कौन थे ना, तो जितने भी अध्यक्ष उनको देख लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंस भी सकते हैं। ठीक ना, फंसेंगे जरूर, एक या दो प्रश्न जरूर फंसेंगे, तो आप लोग इसको याद रखें। किस शिफ्ट में आ जाए ये जरूरी नहीं है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। देखिए सेबी के अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे है। ठीक ना, देखिए दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, शायद पूछ ले। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। ठीक ना, बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक ना, इंडिया। LIC क्या होता है, लाइफ टाइम इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक ना, ये होता है इसका। और इसके अध्यक्ष कौन है, दोराई स्वामी। ठीक ना, दोराई स्वामी। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक ना दोस्तों, UPSC के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजय कुमार है। ठीक ना, कौन, डॉक्टर अजय कुमार है। बाकी इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक ना, RBI के 26वें गवर्नर जनरल कौन है, ये गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। ठीक ना, जनरल बात अलग हो गई। तो गवर्नर कौन है, वो संजय मल्होत्रा है। ठीक ना, इसके पहले कौन थे, वो 25वें कौन है, 25वें कौन थे, शक्तिकांत दास थे। ठीक ना, शक्तिकांत दास। और देखिए दोस्तों भारत के नए यानी CAG कौन है, संजय मूर्ति हैं। ठीक ना, 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, BR गवाई हैं। अगर 53वें की जो है घोषणा हो चुकी है वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। ठीक ना, सूर्यकांत है। ठीक ना, BCCI के नए सचिव कौन है, देवजीत, ये सचिव है। ठीक ना, देवजीत सौकिया है। और BCCI के नए अध्यक्ष कौन है, मिथुन मन्हास है। ठीक ना, मिथुन मन्हास। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, रोजर बिन्नी थे। ठीक ना, कौन थे, इसके पहले कौन थे, तो वो रोजर बिन्नी थे। याद रखिएगा दोस्तों, आप पूछ लेते हैं इसके पहले कौन है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, वी नारायण है। इसके क्योंकि अभी प्रश्न नहीं था क्वेश्चन का। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ये कौन है, राम सुब्रमण्यम है। ठीक ना, DRDO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक ना, SSC के अध्यक्ष कौन है, S गोपाल कृष्णन है। आप तो जानते होंगे क्योंकि आप तो SSC के पेपर भी दे रहे हैं। तो रेलवे के नए अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार है। ठीक ना,
CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल कौन है? जनरल अनिल चौहान है। ठीक। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी है। ठीक ना, आप लोग इनको सभी को याद रखिएगा। ठीक। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। और CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये कौन है? TCA कल्याणी है। तो इनको सभी को आप सभी को क्या है, सभी को याद कर लेना। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे कारपोरेशन फाल्कन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने, ए देख लीजिए। ऑप्शन 1 जंगल में काटने से रोकना, घातक मादा भालू को आबादी कम करना, एक सींग वाले गैंडे रेनी राइनो की तस्करी और शिकार को रोकना, वाइल्ड फायर जंगल आपको नियंत्रित करना। ठीक ना, तो इसका दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर इसका सीज करेक्ट लग रहा है, ये ज़्यादा करेक्ट है, बाकी तो सभी लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट है। ठीक ना, तो आइए देख लेते हैं इसके फैक्ट थोड़ा देखते हैं कि असम सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का मुख्य उद्देश्य अवैध शिकार और वन्यजीव अपराधों, विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडों का अवैध शिकार को रोकना और ख़त्म करना है। यह असम पुलिस और असम वन विभाग को एक संयुक्त पहल जो अवैध शिकार नेटवर्क को तोड़ने और वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए खुफिया जानकारी, निगरानी और प्रवर्तन का उपयोग करती है। ठीक। टेबल टेनिस को पहली बार ओलंपिक से कब शामिल किया? ओलंपिक में ये चीज़ आपको बताना थी दोस्तों, ये 1988 में शामिल किया गया था। ठीक ना, अब देखिए टेबल टेनिस को पहली बार 1988 के सियोल ओलंपिक में, शायद कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक ना, में शामिल किया गया था। 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना हुई। टेनिस को पहली बार 1896 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ठीक ना, 1908 में फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। आप इनको सभी को याद रखना। पहली बार शामिल यानी हॉकी को पहली बार 1908 में लंदन में पेश किया गया। ठीक, लगातार जो शामिल है 1928 के एम्स्टर्डम में ओलंपिक के बाद यह नियमित रूप से ओलंपिक का हिस्सा है। महिला हॉकी कब? महिला हॉकी को 1980 के मास्को ओलंपिक में शामिल किया गया। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आया कि गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? ठीक ना, तो आप लोग आपके सामने ऑप्शन है। ठीक ना, कितने हैं? 26 और 28 और 30 और 30 का जो सही उत्तर है वो 32 वर्ष की आयु में उन्होंने उनकी जो है डेथ हो चुकी थी दोस्तों। और इन्होंने देखिए 32 वर्षों में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। गणित श्री रामनिवास रामानुजन की मृत्यु 32 साल की उम्र में यानी 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। उनके निधन गणित जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जाता है। ठीक ना, 32 वर्ष उम्र में निधन हुआ 26 अप्रैल 1920 को। ठीक, उन्होंने ही क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय दिया था। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था दोस्तों? ये 943 है। ठीक ना, कितना? 943 है। नहीं 2000 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। यह 2001 की जनगणना के अनुसार सुधार था और जब यह 1933 है। ठीक ना, लिंग अनुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 का आंकड़ा 1943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 2001 की तुलना में सुधार। और 2001 में यह आंकड़ा 1933 था जो कि 2011 में बढ़कर 1943 हो गया। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दोस्तों सतलुज है कि रावी की झील में विश्वनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी यानी रावी नदी के किनारे है। आइए थोड़ा इसका फैक्ट देखते हैं एक बार। इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक ना, रावी नदी यानी हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ठीक, खोज क्या? इस सभ्यता की खोज पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने इसी स्थल पर खुदाई के दौरान की थी। साक्ष्य के इस स्थल पर तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी की मूर्ति और कांस्य दर्पण और मछुआरे का चित्र जैसे कई अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक,
और देखिए आप एक ये इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे कि मिलेनियम किस पे वो आई थी, मिस स्प्रेड। तो इसका सही ऑप्शन था वो जो मतलब सही मीनिंग थी वो क्या थी, MILLENNIUM, यानी ये ठीक है ना, LLENNUM, ठीक ना। इसका से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक। और क्वेश्चन आया था दोस्तों इंग्लिश में कि विच इज़ द एंटोनिम्स ऑफ वेरासियस। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, ट्रूथ ना हो, यानी सत्यवाद ना हो, जिसके अंदर सत्यता ना हो, उसे कहते हैं वेरासियस, ठीक ना। ईमानदार या बेईमान टाइप का व्यक्ति हो तो उसे नहीं, ये दोस्तों ये सॉरी ये गलत हुआ। इसका एंटोनिम्स में बताना है, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनट्रू या डिसऑनेस्ट होगा, ठीक ना। क्या होगा दोस्तों, डिसऑनेस्ट या अनट्रू होगा। और इसका मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति क्या ऑनेस्ट टाइप का हो, ठीक ना। इसका सिनोनिम्स ऑनेस्ट हो और क्या हो, सत्य वाला व्यक्ति हो, ठीक है, सत्यवादी। और आया था दोस्तों क्या, पिलुसिड आया था, इसका सिनोनिम्स बताना था। इसका मतलब क्या होता है, साफ या इस साफ, स्पष्ट, पारदर्शी, निर्मल, ठीक ना। तो इसके लिए कई भी क्रिस्टल हो, जाए ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, ठीक ना, लिक्विड है और लूसिड है, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिए, ये पेपर इंपॉर्टेंट, लूसिड है, ट्रांसकुलेंट है, ठीक। इस सभी इसकी मीनिंग, ओबीवस हो गया, ठीक ना, ओबीवस हो गई, ये सभी मीनिंग आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूरलेस का सिनोनिम्स आया था, तो क्यूरलेस का सिनोनिम्स आपको बताना, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसी क्यूरलेस का सिनोनिम्स है, पेटुलेंट है, कंप्लेनिंग है, पेटिस है, टची, टेस्टी, टिकली, वाइपिस, ठीक ना। ये सभी क्या है, क्यूरलेस के सिनोनिम्स है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था किसमें का, आइडियम्स फ्रेज का था कि आउट एंड डे अबाउट, ठीक ना, आउट एंड अबाउट। इसका क्या आया था, आइडियम्स फ्रेज बताना था। देखिए आउट एंड अबाउट का जो मीन्स मतलब होता है वो क्या होता है, टू बिजी एंड मूविंग अराउंड, यानी यूजुअली फ्रॉम होम, ठीक। इनिंग्स वर्सेस activities, it can also especially refer to someone being active again after a period of being content like after illness, ठीक ना। तो ये इसका जो है मीनिंग है। और एक मिस स्पेल्ट आया था दोस्तों, वो कौन था, रेस्टोरेंट का। तो इसका जो सही वो ऑप्शन था वो ये सीज का करेक्ट ऑप्शन था, ठीक ना दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।